आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी का हिसाब पूछा है और मेरी कहानी आप ज़रूर समझ पाएंगे साहिब, क्योंकि आप मेरे देश के लोगों की अजीब आदतों से वाकिफ़ हैं और आपके देश के लोगों के लिए इसे बताने में, जैसा आपने कहा, मुझे कोई हिचक नहीं है साहिब, क्योंकि हालांकि मैंने अंग्रेज़ों की नौकरी गुलामी वाली हालतों में स्वीकारी है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी कई ऐसे दिलेर कारनामे किए हैं जिन्हें मैं गर्व और उत्साह से देखने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। सचमुच अक्सर उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इच्छा होती है कि फिर से बहादुर लड़ाकों की एक गिरोह का, जैसा एक कभी मेरे हुक्म में काम करता था, सरदार बन उनके साथ हर उस जगह पर जाऊं जहां लूट की मेरी उम्मीद मुझे ले जाए। पर वक्त गुजर चुका है। जिंदगी सबको प्यारी होती है साहिब, और मेरी अपनी बचाने के लिए, जो आपके कानून के हाथों किले बंद हो चुकी है, मैंने खुद को आप लोगों का गुलाम बनाया, जिसके लिए मुझे अपने सभी साथियों को पकड़वाने का डरावना काम करना पड़ा। तो आप जानते हैं साहब, मैंने यह कितने अच्छे से किया। मेरे गिरोह के सभी साथियों में से, और उनमें से भी जिनकी किस्मत ने मुझे गलती से भी उनसे जोड़ा, कुछ थोड़े ही फरार रह गए हैं। ज़्यादातर को इंसाफ के मंदिर में बलि दे दिया गया है, और जो टूटे और भटके एक सफ़र से दूसरे सफ़र के बीच बसते फिर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों ने इतनी खबर निकाल ली है कि वे भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी ठगी कभी न खत्म होगी। ठगी जो दिलों को इतने ताकत से झिझोर सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। उन सैकड़ों को, या मैं कहूँ हजारों को देखिए, जिन्होंने इस धंधे के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं। क्या आपके कैदियों की तादाद में कमी आई है? नहीं, बल्कि वे और बढ़े। और हर उस शख्स के लिए जिसने फांसी पर चढ़ने के बजाय ज़िंदगी भर की कैद चुनी। आप दूसरों के बारे में सुनते हैं, जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता, और ठगी देश के उन हिस्सों तक में खोजी गई जहां उनके मिलने की सबसे कम गुंजाइश थी, और जहां हाल तक कभी नहीं सुनी गई थी। यह बिल्कुल सच है आमिर अली, मैंने कहा। तुम्हारा पुराना धंधा पहले की ही तरह फल फूल रहा है, पर यह ज़्यादा समय तक नहीं होगा। लोग की जान बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह भागते रहने, और पकड़े जाने पर फांसी चढ़ा दिए जाने, या बहुतों के लिए उससे भी बुरा काला पानी भेज दिए जाने के डर से थक जाएंगे। और सरकार पूरे जुनून से उन कोनों तक भी ठगों का पीछा कर रही है जहां जहां तक उनका होना जाना पाया गया है। इसलिए पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां तुम्हारा धंधा किया जा सकेगा। आप गलत है साहिब। आप ठगी के ऊंचे और झकझोर देने वाले रोमांच को नहीं जानते। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कोई एक भी बचेगा, वह दूसरों को अपने साथ मिलाएगा। और मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़े जो बातें मैं बताऊंगा, आप जान जाएंगे कि मेरा अंदाज कितना सही है। अच्छा, आप अंग्रेज़ों में कितने शिकार के शौक़ के लिए पूरे दिलो जान से जुड़े हुए हैं। इसके उत्साह में आप लोगों के दिन और महीने एक हो जाते हैं। एक बाघ, एक तेंदुआ, एक जंगली सुअर मारने के लिए आप लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिसकी खोज में आप अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। एक ठग का शिकार इनसे कितना ऊंचा है। उसका शिकार है इंसान, हर तरह के उसके अपने साथी जीव। उसने बिना रहम बिना चूक बचपन से बुढ़ापे तक जिनके नाश की कसम ली है। तुम सब अव्वल दर्जे के अपराधी हो, मैंने कहा। मेरे सामने आने वाले रोज़ खुलते कत्लों के रिकॉर्ड से मुझे कम से कम तुम्हारे बारे में तो यह अनुभव है। पर तुम अपनी कहानी शुरू करो। मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे अनुभव जो इंसानों ने सहे, सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसा आपने सोचा ऐसा ही होगा, आमिर अली बोला। और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और ज़रूर आप मुझसे मेरी कहानी
जिसमें शुरू से मैं याद कर सकूं, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं तुम्हारी कहानी इंग्लैंड में रहने वालों की जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, जो बिना किसी शक तुम्हारे जैसे जाने माने इंसान से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात जानना चाहेंगे। तो फिर साहिब, शुरू करें। किसी भी चीज़ की जो मेरी सबसे पहली याद है और जो कुछ साल पहले तक बहुत धुंधली सी थी, वह होल करके इलाकों में एक गांव की है, जहां मैं पैदा हुआ। मेरे माँ बाप कौन थे मैं नहीं जानता। मेरे हमेशा सोना चांदी के गहने पहने होने और हमेशा नौकरों से घिरे होने से मेरा अंदाजा है वे इज्जतदार लोग थे। मुझे अच्छे से याद है एक लंबी और गोरी महिला जिसे मैं माँ कहता था, और एक बूढ़ी महिला जो शायद मेरी आया थी, हमेशा मेरे साथ होती थी। और साथ ही एक बहन जो मुझसे छोटी थी पर मेरे आंखों का तारा थी। मुझे और कुछ पूरा पूरा याद नहीं जब तक मेरे साथ वह हादसा हुआ जिसने मुझे वह बनाया जो आज मैं हूँ और जिसकी मेरे मन में गहरी छाप है। घर में हो रहे शोर शराबे और कपड़ों और दूसरे सामान के बांधे जाने से मुझे लगता है कि हम उस शाम घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा अंदाज़ा सही था क्योंकि हम अगले ही दिन निकल पड़े। मैं और मेरी माँ डोली में बैठे थे, बूढ़ी चंपा मेरे कट्टू पर और मेरे अब्बा एक बड़े घोड़े पर बैठे थे। हमारे पड़ोसियों के बहुत से लड़के भी हमारे साथ थे। उन सब के पास हथियार थे और मेरे अंदाजे से वे सब हमारे प्रहरी थे। हमारे गांव छोड़ने के 3 या 4 दिन बाद, हमारे उस दिन की यात्रा पूरी करने के बाद, हमेशा की तरह जिस शहर में हम रुक रहे थे उसके बाजार के एक खाली दुकान में हमने पड़ाव डाला। अब्बा अपने कुछ काम पूरे करने निकल पड़े और मेरी माँ, जो पर्दे से बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे बार बार समझाने के बाद कि मैं बाहर न भटकूं, थक कर अंदर के कमरे में जाकर लेट गई और सो गई। क्योंकि चंपा खाना पकाने में व्यस्त थी, खुद को आज़ाद पाकर और यह देखकर कि सारे जवान रास्ते से बाहर थे, मैं अपने माँ के सारे आदेश भूल गया और सड़क पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने दौड़ पड़ा। हम सभी खूब उछल कूद कर रहे थे जब एक सुंदर अधेड़ सा आदमी मेरे पास आया और पूछा, मैं कौन हूँ? बाकी आवारा लड़कों से शायद मुझ में कुछ अलग दिखता था, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और सोने चांदी के जेवरों से मैं सजा हुआ था। मैंने उसे बताया कि मेरे अब्बा का नाम यूसुफ खान है और वे मेरे और मेरी माँ के साथ इंदौर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसने कहा, तो तुम लोग उसी दल से हो जिनसे रास्ते में मैं कल मिला था? तुम्हारी माँ बैलगाड़ी पर बैठी थी ना? नहीं नहीं, मैंने गुस्से से कहा, वह पालकी में बैठती है और मैं उनके साथ बैठता हूँ और अब्बा एक बड़े से घोड़े पर चलते हैं और हमारे साथ चंपा और कई जवान हैं। तुम क्या सोचते हो, मेरे अब्बा जैसा पठान मेरी माँ को किसी हल वाले की बीवी की तरह बैलगाड़ी में बैठाएंगे? ठीक है मेरे नन्हे प्यारे दोस्त, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। एक दिन तुम भी बड़े घोड़े पर चढ़ो, मेरी तरह तलवार और ढाल पकड़ो। पर क्या तुम्हें थोड़ी मिठाइयाँ नहीं खानी? देखो उस हलवाई की जलेबियाँ कितनी अच्छी दिख रही हैं। मेरे साथ चलो और हम कुछ जलेबी खरीदेंगे। यह लालच एक बच्चे से इनकार के लिए थोड़ा कठिन था और उस दुकान की ओर जहाँ हम रुके थे, एक सहमी सी नज़र घुमाने के बाद मैं उस आदमी के साथ हलवाई की ओर चल पड़ा। उसने मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ दिलवाई और मुझे घर जाकर खाने को कहा। मैंने उन्हें एक रुमाल में बांध लिया जो मैंने अपनी कमर पर बांधा हुआ था और घर को चल पड़ा। इस अदल बदल ने उन आवारा लड़कों का ध्यान खींच लिया जिनके साथ मैं पहले खेल रहा था और जिन्होंने उस जलेबियों पर नज़र लगाई हुई थी जिनकी मैंने दावत दी। और जैसे ही मुझे जलेबियाँ दिलाने वाला आदमी थोड़े दूर गया,
वह मुझ पर पत्थर और ढेलों से हमला करने लगे, जब तक उनमें से एक, जो दूसरों से ज़्यादा हिम्मती था, ने मुझे पकड़ा और मेरा इनाम मुझसे छीनने लगा। मैंने संघर्ष किया, पूरी ताकत से लड़ता रहा, पर बाकी से घिरा होने के कारण मैं हार गया और मुझे मेरा खजाना देना पड़ा। इतने से नाखुश एक बड़ा लड़का मेरे गले से हार खींचने लगा, जिस पर मैं पूरी जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ से मेरे दोस्त का ध्यान मुझ पर गया, जिसने जल्द ही दौड़ते हुए लड़कों के उस झुंड को भगाया। मुझे अपने साथ लेकर घर की तरफ ले गया, जहाँ उसने मुझे चंपा के हाथों सौंपते हुए उसे बाहर हुए झगड़े के बारे में बताया और साथ ही मुझे अपने नज़र से दूर न होने देने के लिए चेताया।